स्वागत है, अभिनंदन है विद्या क्रिएटर्स के इस प्रतिष्ठित मंच पे। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी के मेंस एग्जाम के लिए इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि आपको पता ही है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसकी समझ बनने पर हमको कई सेक्टर में फ़ायदा हो सकता है, कई पेपर में फ़ायदा हो सकता है। इससे हम अपने देश के बारे में समझ सकते हैं कि हमारा देश क्या कर रहा है, किस कीमत पे कर रहा है, अपने देश के लोगों के वेलफेयर के लिए हमको क्या करना ज़रूरी है, अभी भी कितनी हमने अचीवमेंट की हैं स्वतंत्रता के बाद से और क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं। इसमें आपको पहली चीज़ ये बताई जाएगी कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो पहली चीज़ आप लोग ये जान लीजिए कि हमको जो पढ़ाई करनी है, इसमें इस पूरे पेपर में जो पढ़ाई होनी है वो पढ़ाई होनी है इंडियन इकोनॉमी की। हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई यानी अर्थव्यवस्था की पढ़ाई हमको नहीं करनी है, हमको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का मतलब है कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, एक सोशल साइंस है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये सब गतिविधियाँ किस तरह से की जाती हैं, क्या आगे हमको करना चाहिए। इकोनॉमी का मतलब होता है सीधे सीधे डायरेक्ट व्यवहार का अध्ययन करना कि किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में, किसी भी देश में कौन सी चीज़ कैसे की जाती है, वहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कंजम्पशन कैसे होता है, गुड्स एंड सर्विसेज सबका, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आम लोगों पर। तो इन दोनों को देखने से पता चलता है कि हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। हम इकोनॉमिक्स के कुछ सिद्धांतों को पढ़ेंगे जो जरूरी है और उसको तुरंत लागू करेंगे इंडियन इकोनॉमी पे। ठीक है, तो ये हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी होगी। इसमें सबसे पहली क्लास में हम आपको बताएंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसको जाने बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमको इकोनॉमिक की समझ चाहिए तो कुछ चीज़ें हमको जाननी होंगी। जैसे पहली चीज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी, ये किसको कहते हैं। जीडीपी सबसे बेसिक चीज़ है। आप लोग जब भी पेपर पढ़ते होंगे उसमें आता होगा कि जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया की इतनी है, चाइना की इतनी है। तो जीडीपी होता क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना है। तो जीडीपी की परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स and services produced within a country in a specific time period। यानी एक विशेष समय अंतराल में किसी भी देश की सीमा के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनका मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू। तो जीडीपी की खासियत हमको क्या पता चली कि ये व्यक्त की जाएगी किसी न किसी करेंसी में, यानी मॉनेटरी वैल्यू चाहिए। फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि जिसका अंतिम कंजम्पशन हो गया है। इसको समझने के लिए देखिए, जैसे हम एक कंपनी का नाम लिखते हैं एमआरएफ। एमआरएफ क्या बनाती है, टायर बनाती है। अगर एमआरएफ कंपनी का टायर हमने लिया, अपनी बाइक में या कार में लगा लिया, तो वो टायर जो आम कंज्यूमर ने यूज किया है वो फिनिश्ड गुड है एमआरएफ का। लेकिन इसी एमआरएफ कंपनी से होंडा कंपनी ने कोई टायर लिया। अब होंडा कंपनी क्या बनाती है, कार बनाती है, बाइक बनाती है। अब ये टायर उस कार में लगेगा या बाइक में लगेगा, तो बाइक और कार उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट होगी, ये टायर उसमें फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ध्यान रखने की बात यह है कि मॉनेटरी वैल्यू होगी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका अंतिम कंजम्पशन हो गया है, और विद इन अ कंट्री यानी देश की सीमा के अंदर, चाहे विदेशी लोग कर रहे हो उत्पादन, चाहे हमारे देश के लोग कर रहे हो, सारा का सारा जोड़ा जाएगा जीडीपी में। क्लियर है एक कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है जीएनपी। अब जीएनपी क्या होता है, ये प्रश्न आएगा हमारे सामने। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको बोलते हैं।
इसकी परिभाषा देखिए, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स वेदर विद इन अ कंट्री और अब्रॉड। प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन का मतलब ये हुआ कि भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत के नागरिकों द्वारा उत्पादित, यानी भारत के नागरिक भारत में भी रह रहे हैं और बहुत सारे इंडियन नेशनल्स बाहर भी रह रहे हैं। तो जो बाहर रह रहे हैं इंडियन नेशनल्स, उनकी भी जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, वो जोड़ा जाएगा। इसी तरह से देश के अंदर इंडिया में बहुत सारे विदेशी लोग भी रह रहे हैं। जैसे होंडा कंपनी ने अपनी कंपनी यहाँ पे खोली है, हुंडई कार बनाने की कंपनी, उसने अपनी कंपनी खोली है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ न कुछ अपने देश के लोग भी आए होंगे, जैसे जापान के कुछ लोग होंगे जो होंडा कंपनी के इंडिया में रह रहे होंगे। तो जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो जापानी, कोरियाई जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अमेरिकन कोई अगर रह रहा है तो उसके प्रोडक्शन जीडीपी में जुड़ेगा, लेकिन जीएनपी में नहीं जुड़ेगा। सेम इसी तरह से भारत के बहुत से नागरिक दूसरे देशों में रहते हैं, कुछ समय के लिए चले जाते हैं, 2 साल 3 साल के लिए, वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन जीडीपी में नहीं जुड़ेगा लेकिन जीएनपी में जोड़ा जाएगा, जीएनपी में। तो अब इसका फार्मूला क्या बनेगा दोनों के बीच? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स यहाँ पे क्या है? इनकम ऑफ सिटीजन्स इन अब्रॉड, यानी भारत के जो नागरिक बाहर रह रहे हैं उनकी इनकम को इसमें जोड़ देंगे। एम इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन कंट्री, यानी भारत में बाहर के जो लोग रह रहे हैं उनकी इनकम को घटा देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब हमने सीख लिया कि डोमेस्टिक को नेशनल कैसे करेंगे। डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू, देश की सीमा के अंदर। नेशनल का मतलब है हमारे देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित। ठीक है, तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो हो गया। चौथी चीज पर डेप्रिसिएशन। अब ये देखिए डेप्रिसिएशन क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, उस बनाने की प्रक्रिया में कुछ मशीनरी यूज होती है, कोई ना कोई इनपुट यूज होता है, तब कोई सामान बनता है। इसकी परिभाषा पे गौर करिए। इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयर इज कंजम्पशन और रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। यानी कोई भी उत्पादन करने की प्रक्रिया में उस उत्पादन में लगने वाले जो इनपुट्स हैं उनकी वैल्यू कम होती रहती है। जैसे हमने मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री खरीदी, उसमें बहुत सारा मशीनरी लगाया, बहुत सारी मशीनें लगाई, जनरेटर लगाया, सब कुछ लगाया, तो हमको ये पता होता है कि ये जो मशीनरी है अनंत काल के लिए नहीं रहे, ये एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब जब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो कुछ दिन बाद हमको फिर से नया करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू साल दर साल कम होती रहेगी। जैसे अगर हमने कोई ऑफिस खोला, वहाँ पे हमने 4 एयर कंडीशनर लगाए 2 लाख रुपए के। अब 2 लाख रुपए का एयर कंडीशनर अगर हमने लगाया, $2 लाख रुपए का एयर कंडीशनर हमने लगाया। अब ये तो हमको पता है कि एक एयर कंडीशनर कितना दिन चलेगा, 6 साल 7 साल, मान लेते हैं 10 साल चलेगा एक एयर कंडीशनर। 10 साल बाद क्या होगा? 10 साल बाद हमको उस एयर कंडीशनर की जगह दूसरा एयर कंडीशनर खरीदना पड़ेगा, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। तो अब अगर 10 साल में हम पूरी ग्रॉस इनकम 1 लाख रुपए की हम हर साल कमा रहे हैं, हमारी इनकम हो रही है इस ऑफिस का यूज करके, तो इसका फर्नीचर, इसका एयर कंडीशन 10 साल में सबकी वैल्यू 0 होने वाली है। इसका मतलब अगर 2 लाख रुपए पूरे हमने खर्च किए हैं तो हर साल इसकी वैल्यू 20,000 रुपए कम हो रही है। तो हमारी ग्रॉस इनकम तो 1 लाख है जो हम कमा रहे हैं, लेकिन हमारी नेट इनकम जो है वो 80,000 ही है, ये 20,000 उसमें से घटाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे एक सिंपल उदाहरण देखिए, अगर कोई आदमी एक टैक्सी खरीदता है हिंदुस्तान में,
10 लाख रुपए की कार खरीदता है। अब वो ये डिसाइड करता है कि इससे हम अपना काम करेंगे। 10 लाख की कार खरीदा, इसको चलाएंगे, इससे हमारी इनकम होगी। ये खरीदते समय उसको पता है कि इंडिया में अगर कार है तो 10 साल उसकी उम्र है, 10 साल तक चलेगी। अब इस कार से वो आदमी 2 लाख रुपए हर साल इनकम कर रहा है, ग्रॉस 2 लाख का प्रॉफिट उसको हर साल हो रहा है। अब ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख का हो रहा है, तो इसके साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो 10 लाख रुपए की कार है वो 10 साल बाद 0 रुपए की कार हो जाएगी। वो जब नई कार खरीदेगा फिर से, तब ये 2 लाख की इनकम बरकरार रख पाएगा। इसका मतलब है कि 10 लाख 10 साल में ख़त्म हो रहा है, तो 1 लाख 1 साल में ख़त्म हो रहा है। इस 1 लाख को इसमें से घटाना होगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर 2 लाख है तो 1 लाख घट जाएगा, नेट जो उसकी प्रॉफिट होगा वो 1 लाख रुपया होगा। सेम यही चीज़ डेप्रिसिएशन करता है। वो कार है, कार से हम कमा रहे हैं, उस कार की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है, जो वैल्यू का डेप्रिसिएशन, जो कमी आ रही है उसकी वैल्यू में, वो घटाना पड़ेगा। अब इसका यूज हम इस कॉन्सेप्ट में कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे आएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसके बारे में देखिए। अभी हमने देखा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, यानी कि जो भी वैल्यू हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरा का पूरा हमने जोड़ लिया। लेकिन इस प्रोडक्शन की प्रोसेस में हमारे कैपिटल का लॉस हो रहा है। हमारी जो मशीनरी है वो पुरानी हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसको घटाएंगे तब आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी। एनएनपी होगा जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। सिंपल है, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट पे चलिए। एक और कॉन्सेप्ट आता है फैक्टर कास्ट एंड मार्केट प्राइस। अब एक चीज़ सोच कर देखिए आप सभी लोग, अगर सरकार को देश के जीडीपी की गणना करनी है तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम हर एक फैक्ट्री के पास जाएं, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है उससे पूछें कि भाई कितने में आपने ये कार तैयार की है। 10 लाख रुपए की तो मार्केट प्राइस है, एक्चुअल में आपका इसमें कितना पैसा लगा है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट रखे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई हमको सही सही बताएगा? बिल्कुल नहीं बताएगा। इसी समस्या को दूर करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट आए हुए हैं। हर एक चीज़ की, हर एक प्रोडक्ट की, कमोडिटी की, सर्विस की 2 तरह की प्राइस होती है। एक होती है फैक्टर कास्ट, एक होती है मार्केट प्राइस। फैक्टर कास्ट इज द टोटल अमाउंट विच द मैन्युफैक्चरर हैड टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज। इट डजेंट इंक्लूड टैक्स एंड सब्सिडी। इसका क्या मतलब है कि किसी भी कमोडिटी या सर्विस के प्रोडक्शन में जो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किया गया है उसको फैक्टर कास्ट बोलते हैं। इसमें टैक्स और सब्सिडी की गणना नहीं की जाती है। प्रॉफिट जो उसको लेना है मैन्युफैक्चरर को वो इसमें जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रॉफिट नहीं देंगे तो कोई काम क्यों करेगा हमारे यहाँ। सिंपल सी बात है। मार्केट प्राइस इज द फाइनल कास्ट एट विच द मैन्युफैक्चरर सेल्स द गुड्स टू कस्टमर। इट इंक्लूड टैक्स एंड सब्सिडी। मतलब क्या हुआ इसका? मार्केट प्राइस का मतलब है एमआरपी जो हम देखते हैं। हम एक साबुन खरीदने के लिए जाते हैं, 50 रुपए का साबुन है, उस पर एमआरपी लिखा हुआ है। उस एमआरपी में क्या क्या शामिल होता है? इस एमआरपी में शामिल होता है उसकी एक्चुअल फैक्टर कास्ट जो मैन्युफैक्चरर ने लगाया है, जो उसको प्रॉफिट चाहिए। इसके अलावा अगर सरकार ने कोई टैक्स लगाया है तो वो शामिल होता है। इसके अलावा अगर किसी चीज़ पे कोई सब्सिडी सरकार दे रही है तो वो इससे माइनस हो गया होता है। सामान्यतः टैक्स हर चीज़ पे लगता है तो टैक्स का कलेक्शन होगा ही। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे सोलर सेल है। अगर हम सोलर सेल खरीदने के लिए जा रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख में सोलर सेल बनाई, उसकी लागत है। सरकार ने कहा कि 40,000 रुपये हम हर सोलर सेल पे 40% सब्सिडी देंगे, इसकी मार्केट प्राइस 60,000 रुपये हो जाएगी। ये कमी क्यों हुई? सरकार की उसके कारण, सरकार की सब्सिडी के कारण। तो जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो अगर हमारे पास मार्केट प्राइस पे डेटा उपलब्ध है तो उसमें से सरकार का टोटल टैक्स और घटा देते हैं और टोटल सब्सिडी जोड़ देते हैं, तो हमारे पास जो डेटा आता है वो फैक्टर कास्ट का आता है। अगर हम इस फैक्टर कास्ट पे डेटा नहीं
निकालेंगे तो इकोनॉमी की क्लियर पिक्चर नहीं आएगी। जैसे भारत सरकार ने कहा कि हमारी जीडीपी इस साल जो है x लाख करोड़ है। अगर ये मार्केट प्राइस पे सरकार बता रही है तो इसको बढ़ाने का एक सिंपल तरीका तो यही हो जाएगा कि सरकार टैक्स बढ़ा देगी, हर एक चीज़ का दाम बढ़ जाएगा और हमारा जीडीपी बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन क्या इससे वास्तविक फिगर आएगी हमारे सामने? नहीं आएगी। इसीलिए फैक्टर कास्ट पे निकाला जाता है, जिसमें टैक्स और सब्सिडी का कैलकुलेशन हटा कर निकाला जाता है। ठीक है, अगली चीज़ पर आइए, इसका यूज कैसे होता है ये हम देखते हैं। अभी हमने देखा था नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, हमने पढ़ा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। जो हमारा एक्चुअल कास्ट है, एक्चुअल प्राइस है, और जो हम डेप्रिसिएशन हटा के प्रोडक्शन प्राप्त कर रहे हैं उसको बोलते हैं एनएनपी। एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट पे जो एनएनपी होता है वो एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद उसमें सब्सिडी जोड़ देते हैं और टैक्स घटा देते हैं। इससे आ जाता है एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। नीचे देखिए, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी जो हम बार बार पेपर में पढ़ते रहते हैं कि भारत की नेशनल इनकम इतनी हो गई है, भारत की नेशनल इनकम बढ़ गई है, घट गई है, ये क्या दर्शाता है? वो होता है एनएनपी एट फैक्टर कास्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब हम साधन लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का कैलकुलेशन करते हैं उसको बोलते हैं हमारा राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल इनकम। क्लियर? आगे देखिए, अगली चीज़ क्या आएगी? पर कैपिटा इनकम। अब देखिए, किसी भी देश में अगर हमको विकास के स्तर को जानना है कि हमारे लोगों की दशा दिशा कितना सुधर रही है, कितना नहीं सुधर रही है, तो इसको हमको पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में जानना चाहिए। अगर जैसे हमारे यहाँ हम सिर्फ ये चीज़ आपको बताएं कि हमारे यहाँ 10 साल में दूध का प्रोडक्शन इतना लाख लीटर बढ़ गया है, कि हमारे यहाँ दूध का प्रोडक्शन 1 लाख लीटर बढ़ गया है 10 साल में, तो हमको लगेगा कि हमने बहुत बड़े अचीवमेंट कर लिया है। लेकिन इसी के साथ साथ एक डेटा दिया हो कि पर पर्सन जो दूध की उपलब्धता है वो 100 ml कम हो गई है। इसका क्या मतलब है कि जितना हमने प्रोडक्शन बढ़ाया उसके प्रोपोर्शन में हमारा पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ गया। यानी हर व्यक्ति को उपलब्ध दूध की मात्रा में कमी आ गई है। यही चीज़ पर कैपिटा इनकम से भी होता है कि हमारी जीडीपी बढ़ तो रही है, लेकिन अगर हमारी जनसंख्या उसके प्रोपोर्शन में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो हमारे देश के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़राब हो रही है। इसलिए कॉन्सेप्ट यूज होता है पर कैपिटा इनकम। जब भी हम देखते हैं तो देखते हैं एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन गिवन एरिया इन स्पेसिफिक ईयर। किसी साल में किसी भी एरिया में एवरेज आदमी, जो एक आदमी है उसकी जो एवरेज इनकम है उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। इसका फार्मूला है PCI इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 100। ये पर कैपिटा इनकम का फार्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स के वो बेसिक तथ्य पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बिना आगे की क्लासेज नहीं समझ में आएंगी। तो हम लोगों ने आज जो पढ़ा, जीडीपी किसको बोलते हैं, जीएनपी किसको बोलते हैं, एनएनपी किसको बोलते हैं, उसका कैलकुलेशन फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस पे कैसे होता है, और एनएनपी एट फैक्टर कास्ट को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। और नेशनल इनकम में पॉपुलेशन से भाग देने पे जो डेटा आता है उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। अब हुआ क्या था 20वीं सदी में? पहले जब एक देश से दूसरे देश की हम तुलना करते थे, कंपैरिजन करते थे, तो हमेशा एक्सचेंज रेट के हिसाब से करते थे। अगर आज की डेट में हम अगर देखें कि $1 83 रुपीज़ के बराबर है, तो पहले के समय में 60, 70, 80 के दशक तक भारत की इकोनॉमी की तुलना अगर यूएसए की इकोनॉमी से करनी है तो हम क्या करते थे, एक्सचेंज रेट से कर लेते थे कि भारत की जीडीपी अगर
5 लाख करोड़ है, तो इसमें 83 से भाग दिए और डॉलर में इसको व्यक्त कर लिए और ये समझ गए कि भारत की इकोनॉमी अमेरिका से कितना कम है या कितना परसेंटेज का गैप अभी दोनों के बीच में है। 1970 के बाद हर एक सोशल साइंस में एक परिवर्तन देखा गया। वो परिवर्तन क्या था? वो परिवर्तन ये था कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, उसको हम दूसरों के उससे न देखें। दूसरों के मतलब कि एक्सचेंज रेट इन सब से न देखें, ऊपर से न देखें। इसका अध्ययन हम इसके हिसाब से करें कि आम लोगों के जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और आम लोगों के जीवन पे प्रभाव समझने का तरीका क्या होगा इकोनॉमिक्स में? हम ये देखें कि अमेरिका में जो भी वस्तुएं आम लोगों को उपलब्ध हैं, उनकी उपलब्धता किस प्राइस पर है और भारत में किस प्राइस पे उपलब्ध है चीज़ें, और कंपैरिजन उसका ऐसे करें। इसको समझने का तरीका यह है, पहले परिभाषा देखिए। PPP is defined as the number of units of a country's currency required to buy the same amount of goods and services in domestic market as $1 would buy in USA। मतलब है कि $1 से USA में हम जितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, उतनी ही चीज़ों को खरीदने के लिए भारत में कितने रुपए की ज़रूरत होगी, इससे कंपैरिजन करें। इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब अगर भारत की करेंसी रुपया है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, तो रुपये की परचेजिंग वैल्यू भारत में कितनी है, डॉलर की परचेजिंग वैल्यू अमेरिका में कितनी है, इस चीज़ को हम समझें। जैसे इसको समझने का एक और अच्छा तरीका है, इसको आप लोग देखिए। मान लीजिए कि अमेरिका में किसी की सैलरी $1000 है और भारत में 83,000 रुपीज़ है। अब आप दोनों लोगों के लाइफ स्टाइल में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में अंतर को देखने की कोशिश करिए दोनों उसमें। पहली चीज़ देखिए, $1000 कमाने वाला अमेरिकन आदमी एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय जीवन जिएगा। उसके पास हो सकता है कि 1 रूम अपार्टमेंट हो, बहुत ही सामान्य ज़िंदगी हो, सारा काम उसको अपने से करना हो, कोई नौकर चाकर न हो सकता है उसके पास कार कोई पुरानी हो, कार खुद ड्राइव करनी हो, ये उसकी लाइफ स्टाइल होगी। यही उल्टा करिए, भारत में आइए। भारत में अगर किसी की सैलरी 83,000 है तो वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा होगा। उसके पास अगर किराए पर भी रहेगा तो 2-3 कमरे का घर होगा, एक फ्लैट होगा, उसके बच्चे को एजुकेशन अच्छी मिलेगी, वो बढ़िया सेविंग करेगा और हर एक तरह से एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करेगा। उसके पास कार भी होगी और बहुत पॉसिबल है कि वो ड्राइवर भी रख ले। ये अंतर है। जैसे आज की डेट में भारत में 1 लीटर दूध का एवरेज प्राइस 60 रुपये पर लीटर है। भारत में कहीं भी मिल जाएगा, 60 रुपये लीटर दूध मिलता है। और अमेरिका में 1 लीटर दूध $2 पर लीटर में है। इसका मतलब है कि अगर 1 लीटर दूध वहाँ $2 में ख़रीदा जा रहा है, तो अगर एक्सचेंज रेट से कंपैरिजन करेंगे तो ये 166 रुपीज़ होगा। जबकि इसी 1 लीटर दूध को इंडिया में ख़रीदने के लिए केवल 60 रुपीज़ पड़ रहा है। तो एक्सचेंज रेट है $1 = 83 रुपीज़ और परचेजिंग पावर पैरिटी से $1 हो जा रहा है 30 रुपये के बराबर। क्यों? क्योंकि अब हम इकोनॉमी का अध्ययन आम लोगों की निगाह से कर रहे हैं। आम लोग मतलब कि हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्शन है, जो भी हमारे करेंसी की स्थिति है, जो भी हमारा बैंकिंग सिस्टम, जो भी हमारा गवर्नमेंट कर रही है, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारी सरकार, हमारा सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम जो है हमको गुड्स और सर्विसेज किस रेट पे प्रोवाइड कर रहा है। क्या उस रेट पर अमेरिका में भी मिल रही है चीज़ें? आज हम 10,000 रुपये महीना देने को तैयार हों तो बहुत आराम से अच्छा ड्राइवर रख सकते हैं। क्या 10,000 रुपये को हम डॉलर में कन्वर्ट करें, $100 में हम एक जो है बढ़िया ड्राइवर रख सकते हैं अमेरिका में?
नहीं रख सकते हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी का यूज किया जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी आर रेट्स ऑफ करेंसी कन्वर्जन दैट ट्राई टू इक्वलाइज द परचेजिंग पावर ऑफ डिफरेंट करेंसीज बाय एलिमिनेटिंग द डिफरेंसेज इन प्राइस लेवल बिटवीन द कंट्रीज। यानी अलग अलग देशों के प्राइस लेवल में जो अंतर है उसको पाटने की कोशिश करता है। अगर $1000 अमेरिका में कोई कमा रहा है तो उसकी लाइफ का कंपैरिजन 83,000 रुपीज़ कमाने वाले इंडिया के आदमी से होगा। और जैसे ही पीपीपी पर कंपैरिजन होता है डिफरेंस अपने आप दिखाई देने लगता है। ये डिफरेंस किस चीज़ का होता है कि हमारी करेंसी भले ही इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो, लेकिन अपनी डोमेस्टिक मार्केट में डॉलर की जो परचेजिंग पावर है उससे ज़्यादा परचेजिंग पावर हमारे रुपए की है। और ये कंपैरिजन करने के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी का यूज किया जाता है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ। तो एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। आज की क्लास का सिर्फ उद्देश्य ये था कि जो इकोनॉमी की बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो बार बार यूज होने वाली है इसको हम जान लें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।